हम शुरू करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये जो 200 क्वेश्चंस हैं, इनमें मैंने ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं ये गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है? देवगुप्त या श्रीगुप्त भी कहते हैं जिसे। तो गुप्त राजाओं में देवगुप्त नाम से कौन जाना जाता है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त होते हैं। फिर जाकर चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, जिनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इनके बाद में स्कंदगुप्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा सीरीज भी ध्यान में रखेंगे आप, ये 3-4 राजाओं की जो मैंने सीरीज बताई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इत सिंह ने श्रीगुप्त के लिए किस नाम का उल्लेख किया है? तो ये संस्थापक थे गुप्त वंश के श्रीगुप्त। तो इत सिंह ने श्रीगुप्त के लिए किस नाम का उल्लेख किया है? तो किस नाम का उल्लेख किया है? चेलिकेतो नाम उल्लेख किया है। गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक मंडी थी। गुप्त साम्राज्य में सुदूर पश्चिम में मतलब पश्चिमोत्तर में व्यापारिक मंडी थी। कौन सी थी? पैठन। गुप्त साम्राज्य काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक मंडी का नाम था पैठन। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाले या धारण करने वाले पहले थे चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि संस्थापक तो श्रीगुप्त थे। उसके बाद में घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, और फिर स्कंदगुप्त। इस तरीके से फिर और भी छोटे मोटे और भी राजा हुए थे। सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ विषय है कि कौन से लेखक ने किस विषय के बारे में लिखा है। तो हम शुरू करते हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, जो कि एक नाटक है। वराहमिहिर जो हैं वो कौन से विषय से संबंधित हैं? ज्योतिष। चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, और भास्कराचार्य जो है वो हैं गणित से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर केपी जायसवाल व स्मिथ ने श्रीगुप्त को क्या कहा है? डॉक्टर जेपी जायसवाल और डॉक्टर स्मिथ ने श्रीगुप्त को कहा है लिच्छवियों का सामंत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हरिशेन की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरिशेन की रचना है प्रयाग प्रस्तुति, इलाहाबाद अभिलेख। किस राज्य के सागर जिले में एरन अभिलेख स्थित है? तो एरन अभिलेख जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है एरन अभिलेख। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का शासन था, सॉरी शासन नहीं, शासक होना चाहिए, शासक था। कांची का शासक कौन था जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो वो थे विष्णुगुप्त। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित है प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं। गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य है। भाग कर किसे कहते हैं? तो भाग कर, जो कि भूमि कर को कहा जाता था। जो मौर्य काल में भी भाग जो होता था वो एक कर होता था, टैक्स होता था। तो ये भाग कर जो है ये भूमि कर होता है, भूमि टैक्स। सुमेलित कीजिए शासक और उपाधि। कौन से शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम, इसने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे, इसलिए इन्हें अश्वमेघ पराक्रम कहते हैं। और अगला है ये समुद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजाधिराज, अभी हमने देखा था क्वेश्चन, इसकी उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं जिन्हें, कि किस शासक को हराया था, किस शक शासक को हराया था, मतलब शासक है जो शक वंश का था, किसको हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो वो थे रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है गुप्त, ये नहीं है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक है, सॉरी। गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त किसके सामंत थे, कुषाणों के। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कृति है, दूसरी तरफ रचयिता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे ध्यान रखने हैं आपको। मर्चकटिक या मर्चकटिकम जो है वो शूद्रक हैं इसके रचयिता। ऋतु संहार ये हम सब जानते हैं कालिदास, ऋतु संहार, कुमार संभव और मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, तो ये सारे जो हैं ये कालिदास के हैं। तो ऋतु संहार कालिदास का है। कीर्तार्जुनीय के रचयिता हैं भारवी, कीर्तार्जुनीय के रचयिता हैं भारवी, और शिशुपाल वध के रचयिता हैं माघ। तो ऐसे याद रख लेंगे, शिशुपाल का वध हुआ था माघ महीने में, ऐसे करके याद कर लेंगे आप इनकी कृति को रचयिता से। वसुबंधु किसका समकालीन था, वसुबंधु जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का समकालीन था। आगे देख लेते हैं, भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो हूण जो थे वो किस टाइम पे, तो किसके नेतृत्व में हुई थी, तोरमाण जो स्कंदगुप्त ने इन हूणों को हराया था, तो ये तोरमाण की सत्ता जो थे, सत्ता की स्थापना तोरमाण ने की थी, इसकी स्थापना तोरमाण के नेतृत्व में हुई थी। किसने चीनी यात्रियों के लिए नालंदा के पूर्व में स्थित मृग सिखावन के निकट एक मंदिर बनवाया था, तो किसने बनवाया था चीनी यात्रियों के लिए नालंदा के पूर्व में, तो ये बनवाया था श्रीगुप्त ने। नालंदा के पूर्व में मृग सिखावन के निकट एक मंदिर बनवाया था। गुप्त लिच्छवी संबंध किसके समय प्रारंभ हुए, गुप्तों को मतलब गुप्त जो वंश था उसका लिच्छवियों से संबंध किसके समय में शुरू हुए थे, घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच। सुमेलित कीजिए, निष्क क्या था, निष्क किसे कहते हैं, स्वर्ण मुद्रा। कांस्य, तो ये हमें समझ में आ ही रहा है, कांस्य तथा ताम्र मुद्रा। सेठी श्रेणी का प्रमुख को सेठी कहते थे और श्रेणी, तो ये यहाँ पर, तो शेट्टी किसको कहा जाता है, श्रेणी के प्रमुख को श्रेणी को कहा जाता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख जो है वो एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है। गुप्त युग का लोकप्रिय खेल जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर भाग लेते थे वो नृत्य और गायन होता था। एक कुशल वीणा वादक जिसने अपनी फोटो जो थी वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पे भी चलाई थी, तो वो कुशल वीणा वादक कौन था, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो जैसे ऋतु संहार अभी बताया था मैंने, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, रघुवंश भी है, कादम्बरी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सही कथन बताना है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त संवत का प्रारंभ किया था 319-20 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश प्रारंभ कब किया था, या फिर ये भी हो सकता है कि गुप्त वंश किसने प्रारंभ किया था, तो और या फिर किस अवसर पर गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त जो संवत था वो शुरू किया था 319-20 ईस्वी में। शक संवत की स्थापना हम सब जानते हैं कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में, और राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो ये सारे कथन सही हैं और ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों लाइंस को आप ध्यान में रखेंगे। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था, तो गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किससे था, तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में सर्वाधिक व्यापार था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है, तो ये सारी की सारी कालिदास की हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम।
अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया था और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? तो नालंदा कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आए थे, और इनकी पुस्तक का नाम है सीयू की। सुमेलित कीजिए मुद्रा के प्रकार और शासक। वीणा वादक जो मुद्रा का प्रकार है वो कौन से शासक के समय का है? समुद्रगुप्त। कुमार देवी प्रकार का, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम के समय का है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी। चक्कर विक्रम प्रकार का चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, और कार्तिकेय प्रकार का कुमार गुप्त प्रथम के समय। अगला देख लेते हैं। फायान के यात्रा विवरण का नाम है फोक्योकी। फोकोकी रचना, और दूसरी तरफ है रचनाकार। तो ये हम देख लेते हैं, इनको सुमेलित करना है। काव्यालंकार की रचना किसने की थी? वामन ने। अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। और दश गीतिका की आर्यभट्ट ने, और सीयूकी की ह्वेनसांग ने, जिसको जानते हैं युआन चांग नाम भी है जिनका। राजग्रहण मोक्षानुग्रह, ये आप याद रखेंगे। राजग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब कि जिसका मतलब है पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी इस नीति को? कि मतलब दक्षिण की तरफ समुद्रगुप्त ने ये नीति अपनाई थी। वो उन राज्यों को मतलब जीत कर उनको वापस लौटा देते थे, उनसे सिर्फ टैक्स लेते थे। ये गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो किया था कणाद ने। प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? अनेका स्वमेघ याजिन। इसका क्या मतलब हुआ है? अनेक अश्वमेघ यज्ञ करने वाले। तो इन्हें प्रभावती गुप्त जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसने पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए ये चीज कही है। आगे देखते हैं हम। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? तो ये हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसने वीणा प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, उस पे ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। किसके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर, अभी हमने देखा था रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित किया था? वह उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो किस संवत से अभिन्न थी? गुप्त संवत से। सुमेलित करना है। अभिलेख है, दूसरी तरफ संबंधित शासक हैं। कौन सा अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है? विल्सड अभिलेख कुमारगुप्त, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। मंदसौर अभिलेख वंदुवर्मन, और प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे आप। समुद्रगुप्त के उत्तर भारत में कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने कितने, उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो उत्तर भारत में 9 और दक्षिण भारत की बात करें तो 12। आगे देख लेते हैं। होड़ों का उल्लेख हुआ है। होड़ों का उल्लेख किस में हुआ है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में। और वैसे भी स्कंदगुप्त ने होड़ों को हराया था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में होड़ों का उल्लेख हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसलिए इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जब इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था
उसके बाद में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में कौन सा आदर्श भूमिकर था? तो भूमिकर कितना था? 1/6 3। आंसर सही है। प्रयाग परिस्थिति में किसे सौभुज बल प्राक्रमे कबंधो कहा गया है, जिसका मतलब है कि धर्म की प्राचीर भी कहा गया है, जिसे धर्म की प्राचीर सौभुज बल प्राक्रमे कबंधो किसे कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में? तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? तो अजंता के अलावा बाघ मध्य प्रदेश धार, मध्य प्रदेश धार जगह पर बाघ जो हैं वहाँ पर भी अजंता की जो समकालीन चित्रकला है। सुमेलित करना है शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय से महरौली लोह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त से भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त से पहाड़पुर का ताम्रपत्र। निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने परम भागवत उपाधि धारण की थी। सर्वराजोच्छेता जिसे कहते हैं सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परम भागवत और सर्वराजोच्छेता ये सभी दोनों जो उपाधियां थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, विक्रमादित्य की थी। गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? गुप्त युग में क्या निर्माण होता था जिसमें भारत यूरोप से आगे था? तो विशाल जलयान बनाने में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का गुप्त काल में हुआ सर्वप्रथम जन्म। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? ये थे कुसुमपुर पटना के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। सही कथन है। समुद्र की विजय नीतियों के बारे में बताना है। तो इन्होंने मतलब जैसे दक्षिण में वो जो भी राज्य जीतते थे वो वापस कर देते थे, उसी तरीके से प्रशबोधरण जो थी एक तरह की विजय नीति थी, जिसमें ये क्या करते थे, एक नए राज्यों को जीतकर बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लेते थे। इसको बोलते थे प्रशबोधरण। और प्रशबोधरण में जो इन्होंने विलीन किए थे वो मोस्टली आर्यव्रत के जो राज्य थे उनको किया था। परचारीकरण क्या होता है? परचारीकरण मतलब सेवक बना लेते थे उनको, मतलब उन राज्यों को जीतकर उनको सेवक बनाते थे, जैसे कि उन्होंने मध्य भारत में किया था। मध्य भारत में उन्होंने राज्यों को जीतकर सेवक बनाया था। करदान ज्ञाकरण परमागम परिणामागमन, करदान ज्ञाकरण परिणामागमन, ये क्या होता था कि कर देते थे, कर एवं दान देते थे, आज्ञा का पालन करते थे और समुद्रगुप्त के पास अभिवादन हेतु भी आते थे। तो जैसे कर दान मतलब कर भी दान करते थे, करदान ज्ञाकरण, और परिणामागमन प्रणाम करने के लिए आगमन भी करते थे, मतलब प्रणाम भी करते थे। तो इसी के नाम से ही पता चल रहा है। तो ऐसी जो नीति थी इन्होंने, ये सीमा स्थित जो राज्य थे, सीमा पर जो राज्य थे उनके साथ में ऐसी नीति अपनाई थी। और दक्षिण की तरफ ये सिर्फ कर लेते थे, उनको जीतकर वापस छोड़ देते थे। भ्रष्ट राज्योत्सन राजवंश प्रतिष्ठ, हारे हुए राज्यों को पुनः प्रतिष्ठित कर देते थे। तो ये सारी नीतियां जो थी ये समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। समुद्र की विजय नीतियां हैं तो उपयुक्त सभी सही हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ में किया गया? तो ये अभी मैंने बताया था, बंदी बनाकर मुक्त कर देते थे उनको जीतकर। सेकंड ऑप्शन। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? तो वो थे विष्णु। निम्नलिखित में से गुप्त काल से संबंधित थे कौन थे? गुप्त काल से संबंधित तो कालिदास भी थे, भारवी भी थे, भास भी थे, उपयुक्त सभी। श्रीलंका के राजा जो थे मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो उन्होंने कहाँ पर बनाया था जो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने? बोध गया में। निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? तो निम्न शासकों में से कौन से शासक मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? तो ये थे
यशोधर्मा। फाहियान और ह्वेनसांग ने किन के राज्यों को देखा था? तो फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे, और ह्वेनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के समय आए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तीसरी शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ था? तो तीसरी शताब्दी में पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था। पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था। दक्कन में वाकाटक और पश्चिमी भाग में नागशक्ति का उदय हुआ था। उपरोक्त तीनों का। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश जो था वो अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल का सर्वप्रमुख उद्योग कौन सा था? तो वो था कपड़ा निर्माण। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा गया है? तो अभी हमने ये बात की थी कि जो गुप्त काल है वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो किसे कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत शुरू किया था। ये हम पहले भी देख चुके हैं। 319-20 में प्रारंभ किया था उन्होंने गुप्त वंश को, संवत को किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये भी हमने देखा था। इन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। अभिधर्म कोशकारिका किसकी प्रमुख रचना है? अभिधर्म कोशकारिका जो है वसुबंधु की प्रमुख रचना है। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो इन्होंने गरुड़ प्रकार की भी की थी, धनुर्धारी प्रकार की भी की थी, परशु प्रकार की भी, अश्वमेघ प्रकार की भी, व्याघ्रहंता प्रकार की और वीणा वादन प्रकार की। तो सभी प्रकार की, उपरोक्त सभी प्रकार की जो मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं, वो समुद्रगुप्त ने जारी की थी। महरौली जो दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये 4वीं सदी में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष काल था? मतलब कौन सा धर्म जो था वो चरम पर था उस समय? ब्राह्मण धर्म। हरिसेन ने किसे शास्त्र तत्वार्थ भृतु कहा है? शास्त्र तत्वार्थ भृतु किसे कहा है? हरिसेन ने। तो हरिसेन समुद्रगुप्त को कहा है। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक। तो सारी, उपरोक्त सभी। सुमेलित करना है शासक और उनकी पत्नियों के नाम। चंद्रगुप्त प्रथम की तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम प्रभावती। प्रभावती थी, ये चंद्रगुप्त की पुत्री थी प्रभावती। तो ये रुद्रसेन की पत्नी थी। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त नहीं है यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय ऊपर लिखा हुआ है, ये रुद्रसेन है। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत था भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? शक। और स्कंदगुप्त ने हूणों को। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो अभी हमने देखा था कि उत्तर भारत में 9 और दक्षिण में 12 किसने विजय किए थे? समुद्रगुप्त ने। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? पंचायतन प्रकार का, पंचायतन शैली में बना हुआ है। गुप्त काल का स्थापत्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी थे, कालिदास, बेताल भट्ट, अमर सिंह, वरुचि, शपणक, शंकु, घटकर पर, वरामिहिर, धन्वंतरी, उपयुक्त सभी। तो ये सारे 9 नवरत्न थे। सही कथन है। गुप्त काल के बारे में सही कथन बताइए। केंद्रीय शासन के विविध विभागों को अधिकरण कहते थे। बिल्कुल। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। बिल्कुल।
गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे, बिल्कुल सही। तो ये विभिन्न विभागों को अधिकरण कहते थे और सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था, और कुमारामात्य जो होते थे वो सबसे बड़े अधिकारी होते थे। तो उपयुक्त सभी सही हैं। सही कथन है, इनमें भी सही कथन बताना है। गुप्त काल में सबसे पहले निर्मित स्वतंत्र भवन हिंदू मंदिरों में कोई पुरावशेष नहीं मिले हैं, बिल्कुल। तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजा द्वारा बनाया गया था, राजा द्वारा बनाया गया था तंजौर का विशाल शिव मंदिर। भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ था, बिल्कुल उपयुक्त सभी सही हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? तो ईंटों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही फेमस भितरगांव। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? शकों को हराया था। तो शकों को पराजित करने के बाद में इन्होंने इस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पहला मंदिर किसके काल का है? तो किसके काल का है? गुप्त शासन काल का है। श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य और अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां किसने धारण की थी? तो कुमार गुप्त ने। उस मौद्रिक साक्ष्य का उल्लेख करें जो समुद्रगुप्त के मूल्यांकन हेतु अति महत्व का है। उस मौद्रिक साक्ष्य का उल्लेख करें जो समुद्रगुप्त के मूल्यांकन हेतु अति महत्व का है। तो उन्होंने क्या चलाया था? तो उन्होंने अश्वमेघ प्रकार का सिक्का चलाया था और बहुत सारे अश्वमेघ करवाए भी थे। तो यह समुद्रगुप्त के मूल्यांकन हेतु अति महत्व का है। मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था हूणों से, हूण थे। निम्न अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो किसमें कालिदास का नाम मिलता है? ऐहोल लेख में। सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो को की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ये बताना है। बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का विवरण मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता। ये फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है यही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो गुप्त काल से संबंधित महाबलीपुरम गुफा मंदिर है, बाघ गुफाएं हैं, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर है, सितनवशल मंदिर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पुंड्रवर्धन भुक्ति या प्रांत जिसे कहते हैं अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन कहाँ अवस्थित थी? तो ये थी उत्तर बंगाल में। सॉरी। न्यूटन के सिद्धांत को सबसे बहुत पहले किसके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले भी किसी ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था। वो कौन थे ये बताना है। तो वो थे ब्रह्मगुप्त। आयरन अभिलेख में किस राजा की मृत्यु और उसकी पत्नी के सती होने का जिक्र है? तो गोपराज जो राजा थे वो उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी सती हुई थी। ये आयरन अभिलेख में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। हरिशेन द्वारा लिखित जो प्रयाग प्रस्तुति है उसको अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया था, जो बाद में इस स्तंभ को कौशाम्बी से कहाँ ले आए? इलाहाबाद प्रयाग में के किले में खड़ा करवाया गया। ये अभिलेख है। तो ये अभिलेख कैसा है? किस लिपि में है? किस भाषा में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा की चंपू लिपि, मतलब चंपू शैली, मतलब गद्य और पद दोनों। तो ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में है ये कि चंपू शैली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? तो किसने की थी सबसे पहले रजत मुद्राएं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लीज का है? तो ये किस इतिहासकार ने कहा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज का है? तो ये कथन है बर्नेट का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है, स्त्रियों की जो स्थिति थी
उसमें गिरावट तो संपत्ति के अधिकार का अभाव था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और किसके टाइम पे हुई थी? कुमार गुप्त प्रथम। तो भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण है। भीतरी अभिलेख में किसकी विजय का विवरण है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। सुमेलित करना है रचनाकार और उनकी रचनाओं से करना है कि आर्यभट्ट की रचना कौन सी है इसमें से? आर्यभट्टी है। इससे तो नाम से ही पता चल रहा है। धन्वंतरी की नवीनतम, नवीनतम है धन्वंतरी की। ब्रह्मगुप्त की है ब्रह्म सिद्धांत, ये भी हमें नाम से ही पता चल रहा है। और वराहमिहिर की है पंच सिद्धांतक। तो अगला देख लेते हैं, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? भारतीय नेपोलियन जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। और किस इतिहासकार ने दी है? तो विंसेंट स्मिथ ने दी है। तांबा का जो सिक्का है जो वो जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक जो था वो रामगुप्त था। गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी कौन सी? तो मसाले निर्यात किए जाते थे भारत से। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नारद ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो गुप्त काल की जानकारी नारद के विवरण से भी मिलती है। तो गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। और कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख नारद ने किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें देवश्री, देवराज, देवगुप्त सब कहा जाता है, उपरोक्त सभी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे पुष्पगुप्त, तो उन्होंने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार तो शक संवत में रुद्रमन थे उन्होंने करवाई थी। दूसरी बार इसकी जो सुदर्शन झील थी इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो जो गुप्त काल में जो प्रांतपति होते थे उनको कहा जाता था उपरिक महाराज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवनीतकम, उसका संबंध किससे है, कौन से विषय से है? तो वो नवनीतकम जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, वो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो ये है जहांगीर का। इस पर किसके द्वारा नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की गई? तो नालंदा में प्रसिद्ध जो बौद्ध विहार है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार का प्रकाश पड़ता है? तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है किस ग्रंथ में? तो मृच्छकटिकम में। सुमेलित करना है तो किसको किससे सुमेलित करना है? तो जैसे कि कौन होते थे ये श्रेष्ठी? कौन होते थे? श्रेष्ठी साहूकार। सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारियों को। कुलिक शिल्पी या फिर कारीगरों को। और कायस्थ लेखक को। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो गुप्तों का आदि पुरुष संस्थापक श्री गुप्त। मंदसौर का सूर्य मंदिर जो है, मंदसौर का सूर्य मंदिर अभिलेख रचित है वत्स भट्टी के द्वारा। दसपुर एमपी में है। एरन लेक किसके शासन से संबंधित है? एरन लेक समुद्रगुप्त से संबंधित है। एरन लेक जो है वो किसके शासन से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। शक और गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? तो शक संवत और गुप्त संवत जो हैं, गुप्त संवत शुरू किया गया था 319-320 में, शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था। तो ये कितना इनमें अंतर है? तो लगभग 241 या 42 आप कह सकते हो इतने वर्ष का है।
सुमेलित करना है, प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रशासक कौन होते थे। तो जैसे भुक्ति प्रांत को कहा जाता था, तो इसके प्रशासक होते थे, उसको कहते थे उपरिक। विषय को, जिसको जिला कहते थे, उसका जो प्रशासक होता था विषयपति। नगर का नगरपति कहलाता था जो प्रशासक होता था, और ग्राम का ग्रामिक कहलाता था। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आगे देख लेते हैं अंकोर वाट क्या है। अंकोर वाट जो है ये हमारे, मैं इसके बाद में आप से एक और वीडियो में डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस को। तो ये जो गुप्तोत्तर वृद्ध भारत के बारे में, तो इसमें अंकोर वाट जो है वृद्ध भारत में हम देखेंगे कि जो सांस्कृतिक जो प्रसार हुआ था भारत का, उसमें अंकोर वाट का बहुत महत्व है। तो अंकोर वाट एक मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक से है, भानुगुप्त। गुप्त वंश का जो अंतिम जो शासक है। तो अभी हमने इससे संबंधित एक और क्वेश्चन भी देखा था, एरन लेक किसके शासन है, उस समुद्रगुप्त के शासन काल में, और संबंध है भानुगुप्त से। ये गुप्त वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं भानुगुप्त। विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो हमने खूब कहानियां सुनी है, पंचतंत्र। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की। कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता कहलाता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक कौन था। तो आर्यदेव और असंग थे, वसुबंधु और मैत्रेयनाथ भी थे, और द्विरांग भी थे। तो उपयुक्त सभी। सुमेलित करना है, तो एक तरफ रचना है, एक तरफ रचनाकार है। भारवी की रचना कौन सी है, कीर्तार्जुनीय, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दंडिन की 10 कुमार चरित, कामंदक की नीतिसार, और वाघभट्ट की अष्टांग हृदय, ये सारी सुमेलित ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषाचार्य भीनमाल से संबंध था। तो वराहमिहिर का। तो वराहमिहिर का किससे संबंध था, जैसे कि आर्यभट्ट का पटना से था, वराहमिहिर का ज्योतिषाचार्य का भीनमाल से संबंधित था वराहमिहिर। आगे देख लेते हैं, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल में। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था गुप्त काल में, तो वो कौन से थे, फाहियान। आगे देख लेते हैं, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित किया गया है। तो ये हम पहले देख चुके हैं, समुद्रगुप्त। नालंदा में न सिर्फ भारत के विभिन्न स्थानों से ही छात्र आते थे, जबकि वहां पर कहीं और से भी छात्र आते थे। वो कौन सी जगह थी कि कहाँ से छात्र आते थे, चीन और तिब्बत से भी आते थे। भारत के पास में ही है तिब्बत, उसके बाद में चीन, तो यहाँ से भी आते थे। सुमेलित करना है, गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी। कुमारमात्या किसे कहते थे। कुमारमात्या कहते थे प्रशासनिक अधिकारी को। अग्रहारिक कहते थे दान विभाग का जो प्रधान होता था उसको अग्रहारिक कहते थे। महापिलुपति किसे कहते थे, हाथी सेना के प्रधान को महापिलुपति कहते थे। टिकिन किसको कहते थे, तो टिकिन होता था मार्गपति, मतलब सड़कों की देखरेख करने वाला टिकिन। और महाअष्टपट्टिक पटलिक किसे कहते थे, महाअक्षपटलिक किसे कहते थे, अभिलेखा विभाग का प्रधान को कहते थे। प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो भास की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो सारी हैं ये। चारुदत्ता भी है, अरुभंग भी है, स्वपनवास दत्ता भी है। तो उपरोक्त सभी। गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर जिसे मंदिर संख्या 17 भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर संख्या 17 के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है, सांची का मंदिर। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त ने के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख किया है। तो हूणों का आक्रमण का उल्लेख किसमें है, किस अभिलेख में है, भीतरी। उत्तरी भारत में मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण किस मंदिर में है। तो उत्तरी भारत में मंदिरों में शिखर निर्माण का देवगढ़ का देशावतार मंदिर है, गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है। निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध है। तो विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध है, गणित।
निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। महादंड नायक कौन होता था? तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी को महादंड नायक कहते थे, बिल्कुल सही है। महासंधि विग्रही किसे कहा जाता था? जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था, बिल्कुल सही है। विनय स्थिति स्थापक किसे कहा जाता था? धार्मिक मामलों का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विनय स्थिति स्थापक कहते थे। महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, नो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि महाअश्वपति से ही पता चल रहा है ये जो होता था वो जो अश्व सेना होता था उसका अध्यक्ष होता था, गज तो हाथी होता है। अनंतशाही विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो कहाँ पर विद्यमान है? अनंतशाही विष्णु की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कहाँ पर है? वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे देवगढ़ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सुमेलित करना है रचना को रचनाकार से। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त। जिसने विशाखा दत्त ने की है देवी चंद्रगुप्तम की रचना। और हरिवंश पुराण की रचना जिनसेन ने की है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना वाग्भट ने की है। अगला देख लेते हैं। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। फायान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था उस समय? कोड़ियां। कोड़ियों के माध्यम से विनिमय होता था। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो उसमें 3 कारण थे, एक कौन सा कारण नहीं था? हूणों का आक्रमण हुआ था, बिल्कुल स्कंदगुप्त के समय से ही हो रहे थे। प्रांतीय शासकों का विद्रोह हो रहा था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल हो गया था, केंद्र की शक्ति जो थी वो दुर्बल हो गई थी। स्कंदगुप्त जो यही जो आखिर का महान राजा था। और सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये नहीं था, उसमें आंतरिक कलह नहीं था। 4th ऑप्शन सही है। किस धर्म के स्थविर और सर्वास्तिवादी दोनों संप्रदाय का प्रभाव अजंता के चित्रों में देखा जा सकता है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उनके किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विजयों का अभिलेख है वो उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। अगला है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसेन जो द्वितीय थे जिन्होंने सेतुबंध की रचना की वो वाकटक वंश का शासक था। अगला है चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी 2 राजधानियां बनाई थी? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। 2nd ऑप्शन करेक्ट है। गुप्त स्थापत्य ने किस शैली का आधार तैयार किया था? तो किस शैली का आधार तैयार किया था? नागर शैली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था उसमें जो ये हमारा इंडिया है उसमें जो दक्षिण में थी द्रविड़ शैली, फिर उत्तर में थी नागर शैली, और इन दोनों का जो मिश्रण था बीसर शैली। तो गुप्त साम्राज्य में किस शैली का आधार तैयार किया गया था? किस शैली का आधार तैयार किया था गुप्त स्थापत्य ने? तो नागर शैली का आधार तैयार किया था। गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष जो हैं वो बाघ की गुफाओं में दिखाई देते हैं, बादामी की गुफाओं में और अजंता की गुफाओं में, उक्त सभी में। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? वो हम सब जानते हैं, कालिदास को कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण हैं? तो किसके हैं? गरुड़ के। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ पक्षी के चित्र उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम का कौन सा नया संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने? तो ये हम सब जानते हैं, गुप्त संवत। अजंता गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं के जैसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश में बागधार में हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? महान जो बौद्ध विद्वान थे और भिक्षु थे वसुबंधु, उनको समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। आगे देख लेते हैं।
वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जो है वो किसे जाता है? गुप्त युग में आर्यभट्ट ने किया था इसका आविष्कार, दशमलव प्रणाली आविष्कार। गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म का राजाश्रय प्रदान किया था? तो गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को, विष्णु को मानते थे, लोकप्रिय देवता थे, तो वैष्णव धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। सही कथन है, इसमें से कौन सा सही है? ध्रुव धिकरण किसे कहते हैं? राज्य कर वसूल करने वाला जो विभाग होता था, बिल्कुल, जो टैक्स, राज्य में जो टैक्स वसूल करने वाला विभाग होता था। गोलमिक होते थे जंगलों से राजस्व प्राप्त करने वाला, और सोलकिक होते थे भूमि कर वसूल करने वाला, मतलब भूमि टैक्स कर, भूमि कर वसूल करने वाला होता है सोलकिक। तो सभी सही हैं। गंगा यमुना का मूर्ति रूप किस काल के देन है? तो गंगा यमुना की मूर्तियां जो हैं वो गुप्त काल में बनाई गई हैं। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम है, तो पहले कौन सा अभिलेख आया फिर कौन सा आया, तो इसका जो कालक्रम है वो कौन सा है? तो सबसे पहले तो इलाहाबाद स्तंभ लेख 1, फिर है मेहरौली स्तंभ लेख 2, फिर है ऐहोल अभिलेख 3, और उसके बाद में है अफसद अभिलेख 4। सबसे पहले इलाहाबाद स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, उसके बाद में ऐहोल अभिलेख, फिर अफसद अभिलेख। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे? तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे स्वर्ण सिक्के, बयाना भरतपुर में सर्वाधिक मिले हैं। पॉल कोप्पे के हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ किसकी चिकित्सा से संबंध है? तो हस्तायुर्वेद नामक जो ग्रंथ है पॉल कोप्पे का, वो किसकी चिकित्सा से संबंध है? तो ये किसकी है? हाथियों की चिकित्सा के बारे में है। अगला देख लेते हैं, समुद्र की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत कौन सा है? तो समुद्रगुप्त के बारे में है, प्रयाग प्रशस्ति में है। घोड़े के उपचार के लिए शालिहोत्र ऋषि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शालिहोत्र ऋषि ने घोड़े के उपचार के लिए अश्व शास्त्र लिखा था, घोड़ा अश्व। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था दिनार। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ था, तो संबंध किससे स्थापित हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। इसको करेक्ट लिख कर लेना, मैंने बोलने में गलती कर दी। चंद्रगुप्त प्रथम से विवाह हुआ था लिच्छवी जो थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त वंश में किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश की अवधि बतानी है यहाँ पे 319 से 500। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो अयोग्य अधिकारी, बिल्कुल। कमजोर आर्थिक स्थिति, होणों का आक्रमण। 1 व 3 दोनों सही हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी और होणों का आक्रमण लगातार हो रहा था, इसकी वजह से गुप्तों का पतन हुआ। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। समुद्रगुप्त पुत्र था, किसका पुत्र था समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त प्रथम का। गुप्त काल की भूमि प्रचलन सुमेलित कीजिए, तो उस टाइम पे क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता था? गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु भूमि होती थी निवास योग्य भूमि, वास्तुकला निवास। चारागाह भूमि होती थी चारे की योग्य भूमि। अप्रहत भूमि होती थी, ऐसी भूमि को कहते थे जो जंगली भूमि होती थी, अप्रहत भूमि जंगली भूमि। और सील भूमि वो भूमि होती थी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य थी। तो अब हम बात कर लेते हैं वापस से, क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, चारागाह भूमि चारे की योग्य भूमि, अप्रहत भूमि जंगली भूमि, और सील भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य थी। बाघ धार मध्य प्रदेश में कितनी गुफाएं मिली हैं अजंता के जैसी? तो वहां पर मिली हैं 9। गुप्त काल की मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो गुप्त काल की मूर्तिकला जो गंगा यमुना की भी मूर्तियां बनाई गई हैं गुप्त काल में, तो वहां पर सर्वोत्तम उदाहरण की बात करें तो सारनाथ की मूर्ति।
स्कंदगुप्त के किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त गुप्त को उपाधि है सक्रोपम की, और कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो कहोम में, कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रगण्य था, सबसे आगे कौन था? कालिदास। बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। कालिदास की रचनाओं में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य, महाकाव्यों की भी रचना की है कालिदास ने, तो सबसे बड़ा कौन सा, सर्वाधिक ख्याति प्राप्त, सॉरी, तो वो कौन सा है? रघुवंश। आगे देख लेते हैं। 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट के सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया था? तो ये बताना है कि 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत किसने भेजा था, जिससे कि गुप्त और चीन के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ता मिली थी? तो किसने भेजा था? स्कंदगुप्त ने। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल में बुद्ध की मूर्तियों में मुख्य रूप से कौन सी मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं, सारनाथ की बैठी मूर्ति और मथुरा की खड़ी मूर्ति, 1 व 2 दोनों। बाल्या में प्रसंग में किसने बाल रोगों के निदान और चिकित्सा का विवेचन किया है? बाला में प्रसंग किसने लिखा है जिसमें बाल रोगों के निदान और चिकित्सा का विवेचन हुआ है? तो वाग्भट ने। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, दूरी पर घूमती है, ये बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने पता की। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। फाहियान ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। गांधार कला शैली के अन्य नाम कौन से हैं? इंडो ग्रीक शैली भी इसी को कहते हैं, गांधार शैली को, और ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी इसी को कहते हैं, 1 व 2 दोनों। समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था? तो अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन, किस प्रकार का आधिपत्य था दक्षिण के राज्यों पर? मतलब जीतकर वो वापस दे देते थे, अधिकार करके ये राज्य उसे नियमित कर देते थे, टैक्स देते थे। मानव शरीर की सुंदर रचना, पारदर्शक कपड़े, उनकी सलवटें, अनुपम नक्काशी किस कला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये हैं गांधार कला शैली की। किस कला शैली की मुख्य विशेषता मूर्तियों के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है? ये किस कला शैली की मुख्य विशेषता है? तो ये है अमरावती कला शैली। किस कला शैली में निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ और मूर्तियां अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और लाल पत्थर से निर्मित हैं, तो ये है मथुरा शैली। वराहमिहिर के प्रमुख ग्रंथ पंच सिद्धांतिका, वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है में सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें 5 सिद्धांत हैं, पितामह सिद्धांत, वाशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पॉलिश सिद्धांत। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? सूर्य सिद्धांत। सुमेलित करना है रचना और उनके लेखकों से। न्याय भाष्य किसकी रचना है? वात्स्यायन की। महायान सूत्रालंकार किसकी है? असंग की। स्वपनवास दत्तम और चारु दत्तम ये किसकी है? भाष की। नीतिसार है कामांदक की। दक्षिण में किन जिलों में अमरावती कला शैली का विकास हुआ जिसमें सफेद संगमरमर का यूज होता था? तो दक्षिण में किन जिलों में हुआ था इस कला शैली का विकास? तो दक्षिण में हुआ था, अमरावती में भी हुआ था और गुंटूर में भी हुआ था, 1 व 2 दोनों में। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना की थी किसने? गुप्त कलाकारों ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप की भी रचना की थी। सुमेलित करना है 6 जो दर्शन हैं उनके संस्थापक कौन कौन हैं? तो ये इधर दर्शन लिखे हुए, इधर इनके संस्थापक। सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल, योग के पतंजलि, वैशेषिक के उलूक कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बादरायण और न्याय के अक्षपाद गौतम। एक बार फिर देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल, योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि,
वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे उलूक कणाद और बाकी के 3 सुमेलित ही हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे जैमिनी। वेदांत दर्शन के संस्थापक थे बादरायण और न्याय दर्शन के संस्थापक थे अक्षपाद गौतम। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य कौन सा था? शुरुआत कहाँ से? उत्तर प्रदेश और बिहार थे। 1 व 2 दोनों 4th ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र द्वारा शासित क्षेत्र जो गुप्त काल में जो होता था में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र का शासक जो होता था उसको क्या कहते थे? उसको गोप्ता कहते थे। सबसे बड़ी इकाई का जो होता था देश या राष्ट्र का शासक जो होता था उसको गोप्ता कहते थे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन गुप्त काल से जुड़े हुए। इसमें मैंने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। होप आपको ये पसंद आए होंगे और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू।